तो हम लोग आज पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ाई किया था हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ हैलोजन है ग्रुप 17 एलिमेंट, जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन के साथ, इसलिए यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी नहीं दोबारा। ठीक है ना। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन को हम लोग ग्रुप 16 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। हेलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन करके वहाँ पढ़ लिए हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए यहाँ पर फिर से नहीं पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे आज ऑक्साइड, तो नहीं पढ़ेंगे तो अब डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, है ना। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन है, मतलब इसमें हैलोजन भी है और ऑक्सीजन भी है ना, इसीलिए ये ऑक्सो एसिड कहलाता है। हाइड्रोजन आयन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा और हैलोजन भी रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। ठीक है। इसमें बस ध्यान देने की बात यह है कि फ्लोरीन जो है ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, एंड वेरी स्मॉल इन साइज होता है ना, लिस्ट इन साइज होता है, साइज में सबसे छोटा होता है। ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव चार्ज ही डेवलप करेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। और एसिड होने के लिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का होना ज़रूरी है, इसलिए ऑक्सो एसिड जो है वो डेवलप नहीं करेगा फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी सब के साथ जो है ऑक्सो एसिड डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लोरीन भी ऑक्सो एसिड बनाएगा, ब्रोमीन भी ऑक्सो एसिड बनाएगा, आयोडीन भी ऑक्सो एसिड बनाएगा, लेकिन फ्लोरीन कभी ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और साइज़ भी जो है बहुत ही स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है फ्लोरीन का। तो जिसके चलते क्या होता है कि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ही डेवलप करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा देता है। और जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा तो वो कभी जो है एसिड नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। क्लियर। तो इसीलिए जो है ये फ्लोरीन जो है कभी भी ऑक्सो एसिड डेवलप नहीं हो पाएगा, में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट नोट करने की बात है वो है कि फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड। ठीक है। डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू the more electronegativity, due to the more electronegativity of fluorine than oxygen। ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते ये होता है। ठीक है। तो हम लोग जो है एक क्वेश्चन को डील किए, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ठीक है। इसीलिए ये एसिड नहीं बना पाएगा। ठीक है। क्योंकि इसके चलते ऑक्सीजन पर
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए ये एसिड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स having the same oxidation number of the halogen atom decreases with increase in atomic number, that is decreasing electronegativity। अब ये सारा ऑक्सो एसिड है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, या हाइपोब्रोमस एसिड है, या हाइपोआयोडस एसिड है। ठीक है ना, क्या नाम है? हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, ये तीनों है। हाइपोफ्लोरस एसिड नहीं लिखे क्योंकि वो बनता नहीं है, और बनता भी एसिडिक कैरेक्टर उसमें नहीं है। हाइपोफ्लोरस में जो एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हाइपोक्लोरस से स्टार्ट किए हैं। हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस कंपाउंड को नहीं लिखे हैं क्योंकि उसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। और ऊपर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप 17 में, है ना। क्लोरीन को छोड़ करके, क्लोरीन से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन। एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, ये भी हम जान रहे हैं। तो क्या होता है ऐसा कि एसिडिक कैरेक्टर घट जाता है? किसी का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा कब होगा? जब उसका H+ आसानी से रिलीज होगा। जितना आसानी से H+ रिलीज होगा, जितना ज़्यादा H+ रिलीज होगा, उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। जितना डिफ़िकल्टी से H+ रिलीज होगा, जितना कम H+ रिलीज होगा, वो उतना कम एसिडिक होगा, यानी वो वीक एसिड होगा। यानी आसानी से H+ आया, ज़्यादा क्वांटिटी में H+ आया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। डिफ़िकल्टी से के साथ H+ रिलीज कर रहा है, कम क्वांटिटी में H+ रिलीज कर रहा है तो वो जो है वीक एसिड हुआ। ठीक है, तब इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है ना, सबसे पहला चीज़ है कि इसमें हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा इसका जो है नाम जान लें। अब देखो, एक चीज़ है कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है। अब हम अलग से नहीं लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो तीनों ही एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो डिफरेंट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एसिडिक कैरेक्टर के वेरिएशन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो यहाँ पर वेरिएशन क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा नाम उम लिखना सीख लें। ये क्या हो गया? हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड, ये हो जाएगा हमारा हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोआयोडस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, ये सब नाम है। उसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरिक एसिड, क्लोरिक 1 एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रोमिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रोमिक 1 एसिड। और ये हो जाएगा आयोडिक एसिड, IODIC, आयोडिक 1 एसिड। ठीक है, तो ये सब नाम है। इसको क्लोरिक 1 एसिड बोलते हैं, इसको ब्रोमिक 1 एसिड बोलते हैं, और इसको आयोडिक 1 एसिड बोलते हैं। 1 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारा इसका नाम है
नाम को याद रखना है, ठीक है। कहीं कहीं नाम से क्वेश्चन दे देगा, या इसका नाम लिखने भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा टिपिकल नाम है, लोगों को याद नहीं रहता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तब यहाँ पर तो हमको नाम से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। नाम से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम हटा देते हैं नाम, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर बनाना है उसमें इस नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम सिर्फ हम तुम्हें बताया सीखने के लिए, ठीक है। अब जो है पहला चीज़ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक चीज़ और भी देख लो, इसका थोड़ा सा हम लोगों को स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए कैसा होता है, अब समझ में आएगा HClO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, तो ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हुआ HClO का, इसी तरह का होगा, ये तो गलत हो गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है HClO का, हाइपोक्लोरस एसिड का। तो ये क्या है, ये जो क्लोरीन है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो इसलिए इस बॉन्ड को खींचने की कोशिश करेगा, तो ये H+ रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन भी खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ, ये ऑक्सीजन खींचेगा अपने तरफ, ये बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन जब खींचेगा अपने तरफ, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा हाइड्रोजन का, ठीक है। और जब इधर से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये H+ बन जाएगा और ब्रेक होकर के निकल जाएगा, और इसीलिए ये जो है ब्रेक हो जाएगा, ये H+ हो जाएगा, और इधर ये OCl, ये माइनस, ये जो है दोनों आयन बनेगा, H+ रिलीज हो जाएगा, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट है ना। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट हमको दिखाना है, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो है यहाँ पर मैक्सिमम है, तो हम क्या करते हैं इसको 1 2 3 बार दिखाते हैं, इसमें हम जो है 2 बार दिखाएंगे, और इसमें जो है हम दिखाएंगे 1 बार, ठीक है। इसमें हम दिखाएंगे 1 बार, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। अब क्या है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन का है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयोडीन का है, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन का, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का कम विड्रॉ करेगा तो ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ये कम खिंचाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये H+ जो है वीक बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। उससे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है ब्रोमीन में, उससे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन जो है आयोडीन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, पुल करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, ज़्यादा घटेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको खींच लेगा अपने तरफ, तो ये H+ जो है जल्दी रिलीज होगा, ये लेट से रिलीज होगा, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का कम हुआ, और जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ये बीच के बॉन्ड को उतना ज़्यादा ये पुल नहीं करेगा अपने तरफ, आसानी से नहीं तोड़ पाएगा,
तो H प्लस निकलने में डिफ़िकल्टी होगी। इसके कंपैरिजन में जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट जो है ब्रोमीन का आयोडीन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के चलते क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन का है, इसलिए हम एक बार दिखाए हैं। तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन का कम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, इसलिए यहाँ पर वीक H प्लस बनेगा, कम बनेगा, बहुत डिफ़िकल्टी से बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा। और ज़्यादा जब ऑक्सीजन का डेंसिटी ये ब्रोमीन अपने तरफ खींचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए इसका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इस बॉन्ड का है उसको खींच लेगा अपने तरफ। तो यहाँ H प्लस रिलीज इसके कंपैरिजन में आसानी से होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ आसानी से H प्लस रिलीज होगा, इसलिए इससे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम ब्रोमीन और क्लोरीन का कंपैरिजन करेंगे तो क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ ये खींच लेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ वो खींच लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेगा और बहुत ज़्यादा पुल करेगा, इसलिए यहाँ पर H प्लस सबसे आसानी से निकलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। तो चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हैलोजन का जो है डिक्रीज़ कर रहा है टॉप टू बॉटम ग्रुप 17 में, तो जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का कैपेसिटी है वो घट रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना है वो भी कम हो रहा है ना। टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है हैलोजन, अपने तरफ खींच रहा है, वो टेंडेंसी भी कम हो जाएगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है हैलोजन का, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो हैलोजन यहाँ विड्रॉ करता है ऑक्सो एसिड में, वो टेंडेंसी भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब वो टेंडेंसी कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का भी टेंडेंसी कम होगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने का ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पुल कर रहा है ना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन पुल कर रहा है सारे ऑक्सो एसिड में। तो टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन ये भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन का पुल करना कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, तो टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन भी कम हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन जो है इधर से इधर जब जाएंगे, यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप 17 में, तो वो भी कम होता जाएगा। जब टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन कम होगा, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इस ऑर्डर में डिक्रीज कर रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब ऐसा ही होगा, यहाँ भी H प्लस बनेगा, OBr माइनस, यहाँ भी H प्लस बनेगा, OI इस पर माइनस चार्ज होगा। तो इस तरह से आयनाइजेशन होगा, इधर हुआ आयनाइजेशन, इधर हुआ आयनाइजेशन, यहाँ हुआ आयनाइजेशन। तो यही जो H प्लस सारे रिलीज कर रहा है, ये H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी जो है ना टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, इधर से इधर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, H प्लस तो वहीं ज़्यादा रिलीज होगा ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी OCl का है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी OI का, आयोडिक आयन का है। तो इसीलिए सबसे कम एसिडिक होगा, वीक एसिड होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा हाइपोक्लोरस एसिड होगा। ठीक है, अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं ऑक्सो एसिड का।
इसमें कह रहा है कि विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर हैलोजन एटम द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड इंक्रीज। मतलब कहता है कि इसमें सारे एसिड जो कंपैरिजन करेंगे उसमें हैलोजन एटम सेम रहेगा, सेम हैलोजन एटम का डिफरेंट एसिड को हम कंपैरिजन करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। इसके पहले जो कंपैरिजन किए थे हैलोजन एटम डिफरेंट था सब में, लेकिन सारे में ऑक्सीडेशन नंबर सेम था। इस बार क्या करेंगे कि डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स लेंगे सेम हैलोजन का, डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स लेंगे सेम हैलोजन का, ठीक है। और तो सब में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा। तो कहता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। तो एक चीज़ तो हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं, फजेंस रूल में पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है उतना एसिडिक होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। तो एक तो फैक्ट ये है कि इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर चूँकि इंक्रीज़ कर रहा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इलॉन्गेशन ज़्यादा होगा, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और कोवलेंट कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना निश्चित है, ठीक है। तो ये तो एक हो गया एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा और एक दूसरा रीज़न भी बताएंगे अभी। तो सबसे तो पहले वहाँ देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए हैं क्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल लिए है ना, क्लोरीन का डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स लिए, इसी तरह से ब्रोमीन का डिफरेंट ऑक्सीडो एसिड लेकर के कंपैरिजन कर सकते हो, आयोडीन का डिफरेंट ऑक्सो एसिड लेकर के कंपैरिजन कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्लोरीन का डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स लिया है, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन का भी डिफरेंट ऑक्सो एसिड ला के कंपेरिजन करो, इसी तरह से आयोडीन का भी डिफरेंट आयोडीन का भी डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स लो जिसमें कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो हमने यहाँ पर क्लोरीन का लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी का भी तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्लोरीन, इसका नाम यहाँ पर देखो कि पहले देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है क्लोरीन का, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है क्लोरीन का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का जो है +5 है, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बहुत पहले बता चुके हैं, इसलिए इसमें हम कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का देखो बढ़ रहा है, +1 से +3 हो रहा है, +3 से +5 हो रहा है, और +5 से +7 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज कर रहा है। चूँकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, कोवलेंट कैरेक्टर है ना, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो फिर उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ गया। तो इस हिसाब से तो ये करेक्ट है ही। इसमें एक और रीज़न है, इससे भी बड़ा रीज़न है, वो हम अभी बताएंगे। पहले इसका नाम लिखना तो सीख लें, ये जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन नाम लिखने आना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लोरिक 1 एसिड, ठीक है। ये हो गया क्लोरिक 2 एसिड, ये हो जाएगा क्लोरिक 3 एसिड, ये हो जाएगा क्लोरिक 7 एसिड, ठीक है। ये हो जाएगा क्लोरिक 5 एसिड, ये हो जाएगा क्लोरिक 7 एसिड, क्लोरिक 5 एसिड, क्लोरिक 7 एसिड, ये नाम है, ठीक है। इसके अलावा भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। इसका नाम तो हम पहले बता चुके हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, पिछले एग्जाम्पल में लिखे हैं। दूसरा नाम इसका हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, और ये हो गया हमारा क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, क्लोरिक एसिड भी सिंपली बोल देंगे। और इसको पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, सिंपली क्लोरिक एसिड लिखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। और इसको हम लोग क्लोरिक 5 एसिड, और ये हो गया क्लोरिक 7 एसिड, ठीक है। क्लोरिक 7 एसिड को पर क्लोरिक एसिड भी बोलते हैं,
क्लोरिक 5 एसिड को सिंपली क्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, क्लोरिक 2 एसिड को क्लोरस एसिड बोलते हैं, क्लोरिक 1 एसिड को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। ये तो क्लोरीन के लिए हो गया। अगर यही चीज़ ब्रोमीन के लिए हो जाएगा, HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक 2 एसिड, ब्रोमिक 5 एसिड, ब्रोमिक 7 एसिड। उसी तरह से हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर होगा। अगर आयोडीन दे दें यहाँ पर HiO, HiO2, HiO3, HiO4 तो नाम हो जाएगा आयोडिक 1 एसिड, आयोडिक 2 एसिड, आयोडिक 5 एसिड, आयोडिक 7 एसिड। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा हाइपो आयोडस एसिड, आयोडस एसिड, आयोडिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। इस तरह से जो है हम लोग नाम लिखते हैं ये सब का। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखना है। यहाँ पर नाम का जरूरी नहीं है, क्वेश्चन हम आपको सिखाना था, हमने तुम्हें सिखा दिया। ठीक है, अब ये सारे का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब हमको एक्सप्लानेशन करने में बनेगा कि कौन ज़्यादा एसिड है। तो एक रीज़न तो हम पहले ही बता दिए है ना। पहला रीज़न क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, दैट्स वाई एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। हो गया, तो ये तो हो गया हमारा एक हिसाब से ये जो है हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए ये इसका जो है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एक हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ, इसका यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक है, यह स्ट्रक्चर हो गया। तीसरे का स्ट्रक्चर होगा ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर है इसका ये जो है स्ट्रक्चर सारे में एक OH है, यही OH से H+ निकलेगा, इसी OH से H+ निकलेगा। ठीक है, ये एसिड हो गया। तो जब H+ निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि ये जब टूटेगा तो इस पर जाएगा, फिर ये टूटेगा ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर। यहाँ पर क्या आएगा, ये हटा देते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है पड़ा हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज है।
उसके बाद जो है इससे जब H प्लस निकल जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस सब में क्या हो जाएगा, डबल कैरेक्टर आ जाएगा। उसके बाद जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर है। अब देखो कि इस दोनों को देखो, इस दोनों को देखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस का रिलेशन है। कॉन्जुगेट एसिड बेस है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस में क्या रिलेशन होता है, सिर्फ H प्लस आयन का रिलेशन होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस में क्या रिलेशन होता है, सिर्फ H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। क्लास 11 में फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये सब बताया जा चुका है ना। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है ना एसिड एंड बेस का। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि एसिड और बेस में सिर्फ H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। तो ये सारा तो एसिड है ना। ये सब क्या है, ये सब जो है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है। उसमें से ये सारा बेस हो गया और ये सब क्या है, एसिड हो गया। देखो दोनों में H प्लस का ही ना अंतर है। यहाँ H प्लस इसमें ऐड है, यहाँ H प्लस नहीं है। देखो सब में H प्लस का डिफरेंस है, H प्लस का डिफरेंस है, H प्लस का डिफरेंस है। दोनों में सिर्फ H प्लस का डिफरेंस है। एसिड में H प्लस है, बेस में H प्लस नहीं है। एसिड में H प्लस है, बेस में H प्लस नहीं है। इतना ही डिफरेंस है, इसलिए ये एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर हो गए। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया गया कि H प्लस आयन का अगर डिफरेंस होगा कोई भी दो कंपाउंड में तो वो एसिड और बेस का वो कॉन्जुगेट पेयर हो गया। और ये भी बताया गया कि जो पेयर बनेगा उसमें एक वीक होगा तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा। मान लो कि ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें दिखा रहा है ये एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है बता रहा है ना, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इसका मतलब ये वीक बेस होगा। और सबसे वीक एसिड इसको दिखा रहा है, वीक एसिड सबसे इसको दिखा रहा है, यानी ये सबसे वीक एसिड है। इसका मतलब है कि ये जो बेस है सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये बेस जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो वीक होगा। यानी अगर कॉन्जुगेट एसिड और बेस का जो पेयर होगा उसमें से अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा, अगर बेस वीक है तो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर अब हमको बेस का देखते हैं, ये सारा बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। तब हम देखते हैं, हमको एक्सप्लेन करना है एसिड को कि उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे वेरिएशन में जाता है। तो हमको अगर हम बेस का वेरिएशन पता चल जाएगा तो एसिड के वेरिएशन का भी पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर किस बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रोंस्टेड-लॉरी क्या कहता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जब बनेगा उसमें अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका डीलोकलाइजेशन जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस दो ही जगह होगा ना। एक बार ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, दूसरे बार यहाँ आ सकता है। तो इसका डीलोकलाइजेशन सिर्फ दो ही जगह होगा। ठीक है, रेजोनेंस पढ़ा है ना, डीलोकलाइजेशन वहाँ पढ़ा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। यहाँ लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर का कॉन्जुगेट है
ये नेगेटिव चार्ज यहाँ 3 जगह जाएगा, 1 2 3 जगह। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन 3 जगह है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन 4 जगह होगा, 1 2 3 4 जगह हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है डीलोकलाइजेशन 1 2 3 4 5 जगह है। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जिसमें नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी का जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है। सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन 4 जगह हो रहा है। इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन 4 जगह हो रहा है। इसमें डीलोकलाइजेशन 3 जगह हो रहा है, 1 2 3 4 5 जगह हो रहा है। इसमें डीलोकलाइजेशन 5 जगह हो रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है 1 2 3 4 जगह हो रहा है। यहाँ डीलोकलाइजेशन 1 2 3 जगह हो रहा है। यहाँ डीलोकलाइजेशन 2 जगह हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन यहाँ पर हो गया। इसका मतलब है कि ये सबसे जो है स्टेबल, सबसे जो है मैक्सिमम स्टेबल बेस है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी का आ गया। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो यहाँ पर जो ये आयंस है इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा तो मिनिमम अट्रैक्शन फॉर H+ होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा H+ के लिए। इसलिए कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज ठीक से H+ को अवेलेबल नहीं मिलेगा, जिसके चलते ये रोक के रख सके अपने पास। क्योंकि कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी, यानी ये पांचों जगह घूमते रहेगा। इसलिए H+ आयन को एक्सक्लूसिवली नेगेटिव चार्ज नहीं मिल पाएगा। अट्रैक्ट करने के लिए कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का जो है डीलोकलाइजेशन हो गया। डीलोकलाइजेशन होने के चलते सब जगह नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज इसको मिलेगा यहाँ H+ आयन को। कम नेगेटिव चार्ज H+ आयन को मिलेगा तो H+ आयन अच्छे से जुड़ के नहीं रह पाएगा इसमें, और आसानी से ये H+ रिलीज हो जाएगा। आसानी से H+ रिलीज हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो गया इस आयन का। ये जो बेस है इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गया। इसका जब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गया तो इसके पास हाइड्रोजन आयन के लिए अट्रैक्शन सबसे कम होगा। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है किसी भी आयन्स का, उतना ही कम अट्रैक्शन होता है अपोजिट आयन के लिए। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है किसी आयन का, उतना ही कम उसका अट्रैक्शन होता है अपोजिट आयन के लिए। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है ये, और यहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम है इस आयन्स का, इसलिए इसके पास H+ आयन के लिए जो अट्रैक्शन होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। जब H+ आयन के लिए अट्रैक्शन कम होगा तो वो H+ आयन लूजली बाउंड हो जाएगा। जब H+ आयन के लिए अट्रैक्शन यहाँ पर सबसे कम होगा तो सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड H+ आयन इसी में न मिलेगा, इसी में न मिलेगा। इसलिए आसानी से ये H+ रिलीज करेगा, सबसे आसानी से H+ रिलीज करेगा। इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये जो है वीकेस्ट बेस हो गया, है ना। ये क्या हो गया? वीकेस्ट बेस हो गया, सबसे वीकेस्ट बेस हो गया। अब इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिख देंगे तो थोड़ा सा क्या रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला हटा देते हैं और हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, ये टूटेगा कैसे? H+ और
OCl माइनस, ये भी टूटेगा H प्लस और OClO माइनस में, ठीक है। ये भी टूटेगा H प्लस और OClO2 में टूट जाएगा, ठीक है। और ये भी टूट जाएगा H प्लस में और टूटेगा OCl, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिला। तो इसमें जो है ये वाला अभी तुरंत प्रूफ कर दिए, ये सबसे वीक बेस है। वीक बेस क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका है और सबसे कम डीलोकलाइजेशन इसमें है, सबसे कम डीलोकलाइजेशन इसमें है। तो मिनिमम स्टेबिलिटी है ना, मिनिमम स्टेबिलिटी है, यानी मैक्सिमम अट्रैक्ट। मिनिमम स्टेबिलिटी होने के कारण क्या हुआ, इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा अवेलेबल है H प्लस के लिए, इसलिए इसका जो अट्रैक्शन होगा ना H प्लस आयन के लिए अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मिनिमम अट्रैक्शन है H प्लस आयन के लिए, मिनिमम अट्रैक्शन है H प्लस आयन के लिए, इसलिए वो वीक बेस हो गया। क्योंकि जितना कम H प्लस आयन का अट्रैक्शन किसी के साथ होता है उतना वो वीक होता है। इसके पास क्या हुआ, मिनिमम स्टेबिलिटी है तो मैक्सिमम अट्रैक्शन है H प्लस आयन के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि सबसे ज़्यादा H प्लस आयन का इसके पास जो है अट्रैक्शन है। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये बीच में मॉडरेट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है ये वीक है तो मॉडरेशन होगा, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस हो गया? क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है। डीलोकलाइजेशन जब ऑक्सीजन का कम है तो स्टेबिलिटी सबसे कम हुआ, मिनिमम स्टेबिलिटी हुआ और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हुआ, है ना। मिनिमम स्टेबिलिटी और इसका हो गया मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसका हो गया मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इधर है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इधर है मिनिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम स्टेबिलिटी है मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरी तरह से एक्सपोज है H प्लस आयन के लिए, इसलिए H प्लस आयन का जो अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा इसमें होगा। H प्लस चूँकि मिनिमम स्टेबिलिटी है इसलिए H प्लस आयन के लिए अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। चूँकि मिनिमम स्टेबिलिटी है इसलिए H प्लस आयन के लिए अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और जहाँ भी H प्लस आयन का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है यानी H प्लस को एक्सेप्ट और स्ट्रांगली करता है तो वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। बेस ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से बेस उसी को बोलते हैं जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, और जो H प्लस आयन को डोनेट करता है वो एसिड हो गया, और जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है वो बेस हुआ। तो जितना स्ट्रांगली H प्लस आयन को कोई एक्सेप्ट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यहाँ पर क्या है, ये OCl माइनस जो है H प्लस आयन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब यह स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। इसलिए इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो, इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग हो गया, सॉरी वीक हो गया। कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, वीक हो गया। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वीक हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वीक बेस है क्योंकि मिनिमम अट्रैक्शन है H प्लस आयन के लिए। ये वीक बेस है क्योंकि मिनिमम अट्रैक्शन है H, यानी H प्लस आयन को ये बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत डिफ़िकल्टी से एक्सेप्ट करता है, इसलिए वीक बेस है। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, ये है। इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है। चूँकि ये वीक बेस है इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेट एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि चूँकि बेसिक स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेट बेस का जो स्ट्रेंथ है वो घट रहा है,
है ना। कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ जो है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है यहाँ वीक है, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ घट रहा है, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ घट रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में। कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। कौन यहाँ पर अल्टीमेटली अब हम लोग क्या चीज़ पे पहुँच गए, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड उल्टा होगा, इंक्रीज, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो कॉन्जुगेट बेस का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया है कि बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज किया तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज किया तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, उस आधार पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने आपको बता दिया। अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।